आज बात कि विज्ञान और धर्म आपस में एक दूसरे के विरोध पर केंद्रित क्यों है और हम यह मानने को क्यों मजबूर हुए कि विज्ञान एक अभिशाप है और धर्म एक वरदान है। हो सकता है आपको शुरुआत में लगे कि ये क्या मूर्खता है, लेकिन जब हम इसका अंततः और समग्रता में आकलन करेंगे तो हम इस तथ्य को सहर्ष स्वीकार भी करेंगे कि विज्ञान अंततः एक अभिशाप ही है और धर्म अंततः एक वरदान ही है। तो जैसा कि देखने में आ रहा है कि विज्ञान ने समय के साथ तरह तरह के प्रयोग करके नई नई उपकरण का निर्माण किया या उन्हें आविष्कार किया, लेकिन एक समय के बाद हम देखते हैं कि विज्ञान जिन चीज़ों का आविष्कार करता है वो सदैव एक लाभ के उद्देश्य, एक मोटे मुनाफे के उद्देश्य से ही करता है और उसका मुनाफा धन पर ही आधारित होता है। इसीलिए विज्ञान को मायावी विषय में हम रखकर चलेंगे। तो जैसे कि पहले हमारे पास एक शांत वातावरण था, लेकिन विज्ञान ने वाहन का निर्माण किया। उसके बाद आज हमारे पास की जो सड़कें हैं उस पर इतने ज़्यादा मात्रा में वाहन दौड़ते दिखाई पड़ रहे हैं कि वाहनों के चलने की जगह भी आज सड़क मार्गों पर नहीं बची। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे कि हम विज्ञान की वास्तविकता को समझ सकते हैं। क्योंकि जब एक कार का आविष्कार किया गया तो उस समय मनुष्य को ऐसा लगा कि इससे हमारा जीवन आसान होगा, लेकिन ये केवल इंसान के एक संकुचित दृष्टिकोण का एक पक्ष मात्र था। वास्तव में उसका जीवन आसान इस अर्थ में हुआ कि उसे चलने फिरने में समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब इससे होने वाले अप्रत्यक्ष परिस्थितियों को आकलित किया गया तो ये देखा गया कि जब भारी मात्रा में वाहन चलने लगे तो उससे भारी मात्रा में प्रदूषण भी निकलने लगा, जिसका अंततः जो दुष्प्रभाव था वो इंसान के जीवन पर ही पड़ा। और पहले का जो मनुष्य बिना बीमारियों के ही कई साल तक जीवित रहता था, आज वही इंसान इन तेज गति के वाहनों के होने के बावजूद बीमारी मुक्त जीवन नहीं जी पा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अनुसंधान में भी ये बात सामने आई कि ये सत्य है कि विज्ञान अंततः हमारे लिए अभिशाप ही साबित हुआ है। अब अगर दूसरा उदाहरण लें कि जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि अगर विज्ञान ना होता तो आपके हाथ में ये टैबलेट ना होता तो आप कैसे मनोरंजन या अन्य चीज़ें कर पाते। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसका अंततः जब हम लाभ देखने की कोशिश करेंगे तो हम समझेंगे कि विज्ञान हमें एक ऐसे आकर्षित करता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी सभी समस्याओं का हल है, लेकिन जब गूढ़ता में हम उसका आकलन करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में यही हमारी कई बीमारियों का भी बड़ा कारण बन रहा है। आज बढ़ते मोबाइल के प्रयोग से स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसका शारीरिक और आँखों पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है। इससे जहाँ सुनने की क्षमता भी कम हो रही है, तो दिन भर व्यक्ति की आँखें स्क्रीन पर
देखने के कारण उसकी आँखों में कमज़ोरी का भी प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और इससे निकलने वाला जो विकिरण है, क्योंकि कोई भी मोबाइल फ़ोन लेगा तो उसमें सिम कार्ड अवश्य डालेगा या वाईफ़ाई कनेक्शन अवश्य लगाएगा, जिससे कि एक अप्रत्यक्ष रूप से वो विकिरण से घिरा रहता है और इसका अंततः दुष्प्रभाव हमारे दिमाग पर मौजूद नसों पर देखने में आता है। और अगर इसे वर्तमान से जोड़ते हुए बात करें तो अभी एक उत्तराखंड के कोई युवक है, उसने उड़ने वाली कार, ड्रोन की तरह दिखने वाली उड़ने वाली कार का आविष्कार किया, जो कि शुरुआत में हमें एक अच्छा कार्य लग सकता है, क्योंकि हमने आज तक ऐसी चीज़ को नहीं देखा था। ड्रोन के रूप में हमने केवल इसे महसूस किया, लेकिन कार के रूप में हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यही चीज़ें जब पेटेंट होंगी और व्यापारिक रूप से केंद्रित होंगी, तो हर व्यक्ति इन कारों में उड़ना चाहेगा। और विज्ञान, हमने पहले भी कहा कि विज्ञान जब कोई कार्य करता है तो उसके केंद्र में मोटा मुनाफा होता है। इसीलिए पहले आविष्कार को पेटेंट कराया जाता है, ताकि कोई भी उसकी नकल करके, उसकी पायरेटेड या उसकी कॉपी करके उत्पादों को ना बना सके। और उसके बाद उसका पेटेंट को अच्छे दामों में बेचा जाता है, जिससे कि कोई भी कंपनी उच्च लागत देकर, उच्च मूल्य देकर उस तकनीक को हासिल करके उसके अनुसार उपकरणों का निर्माण करती है। तो जब हम ऐसी तकनीकों का पेटेंट कराएंगे और उसे प्रचारित करेंगे, तो कंपनियां ऐसी कारों के निर्माण में अपनी रुचि दिखाएंगी, जो कि हमें उड़ सकने वाली कारों के रूप में दिखाई पड़ेंगी। और इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि हम, जो कि शुद्ध ऑक्सीजन और वायु का एकमात्र जो उपलब्ध साधन हमारे सर के ऊपर मौजूद है, जब आदमी घर में अप्रसन्नता महसूस करता है तो वो घर के बाहर खुले आकाश के नीचे कुछ रूप में शुद्ध हवा को लेकर अपने मानसिक तनाव को आराम देता है और शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में उसे ग्रहण करता है। लेकिन अगर हम उड़ने वाली कारों को भी ऐसे भारी मात्रा में बनाने लग जाएंगे, जो कि विज्ञान का अंतिम आधार लाभ केंद्रित है, इसलिए वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उपकरण को हासिल करें, उसके लिए मोटी कीमत चुकाएं और उस अनुभव का मजा लें। लेकिन इसके पीछे जो हानि होती है, उसे विज्ञान नज़रअंदाज कर बैठता है, क्योंकि विज्ञान का दृष्टिकोण संकुचित है। वो केवल पेटेंट कराएगा, उपकरणों का निर्माण करेगा और उसे मोटी कीमत पर बेच देगा। उसके बाद जो दुष्प्रभाव होते हैं, उन पर विज्ञान उनसे निपटने के लिए एक नए तरह का उपकरण निर्माण करेगा, उसे भी मोटी कीमत पर बेचेगा और उसका भी पेटेंट कराएगा। तो इस प्रकार एक जो कड़ी है वो चलती रहती है। जैसे कि हमने देखा, विज्ञान ने पहले एसी बनाया, विज्ञान ने पहले पेड़ काटकर सड़कों चौड़ी सड़कें बनाई। उसके बाद जब पेड़ काटने से प्रदूषण बढ़ने लगा और वाहनों के सड़कों पर उतरकर काफ़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ने लगा, तो उससे निपटने के लिए विज्ञान ने एयर प्यूरीफायर का आविष्कार किया कि आप इसे घरों में लगाकर अपने पास की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। जबकि उससे उतनी मात्रा में हवा और वायु शुद्ध नहीं होती जितनी कि प्राकृतिक मात्रा में, क्योंकि जो एयर प्यूरीफायर है, उसे चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है और जो भी चीज़ें बिजली द्वारा चलती हैं, उनमें अपने प्रकार से एक अलग प्रकार का विकिरण होता है। इसलिए ये बात ध्यान से निकाल देनी चाहिए कि हम एयर प्यूरीफायर लगाकर अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शायद कइयों को ये अभी पता नहीं है कि जिस भी चीज़ को चलने के लिए बिजली की आवश्यकता है, उस बिजली के निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रदूषण और विकिरण का निर्माण होता है। और ऐसे बिजली से चलने वाले उपकरण एक अप्रत्यक्ष विकिरण को जो हर समय छोड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए और मन के लिए और मस्तिष्क के लिए काफ़ी ज़्यादा रूप से दुष्प्रभाव रखती हैं।
तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि जब उड़ने वाली कारों का बढ़ोतरी होगी, तो एक जो साफ शुद्ध हवा का एकमात्र स्रोत जो हमारे सर के ऊपर बचा हुआ है, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति उन उड़ने वाली कारों में घूमता दिखाई पड़ेगा। और उससे होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण और उससे होने वाले विकिरण से एक अलग प्रकार के प्रदूषण को देखने में आएगा। जैसा कि आज विमानों में भी होता है कि आकाश में जो स्वच्छ हवा का जो बहाव था, वो विमानों ने और हेलीकॉप्टरों ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में उड़कर इसे समाप्त करने का प्रयास किया है। हाँ, ये अलग बात है, इसे हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से नहीं देख पाते, क्योंकि हेलीकॉप्टर और विमान के उड़ने की जो ऊँचाई है, वो हमारे शरीर से काफ़ी ऊपर होती है। लेकिन उससे उनके उड़ने से होने वाले अप्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव हैं, वो हमारे शरीर पर और मन पर पड़ते ही हैं। तीसरी बात अगर बात करें, तो जैसे हम देखते हैं कि आज विज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट को, उपग्रहों को आकाश में भेजने का कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए अब सरकार ने निजी क्षेत्र को भी छूट दे दी है। और ये आने वाले समय में एक बड़ी समस्या का निर्माण करेगी, ये हम अपने अनुसंधान में बता देना चाहते हैं। क्योंकि निजी क्षेत्र जो कि मोटे लाभ पर केंद्रित है, वो किसी भी कंपनी के हित में उन छोटे-छोटे उपग्रहों को छोड़कर आकाश में एक ऐसी भीड़ को बढ़ा रहा है, इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व शामिल है। वो हर चीज़ में आगे रहने के चक्कर में आकाश में भी जो खुला आकाश था, उसमें भी अंतरिक्ष में भी तमाम तरह के उपग्रह छोड़ रहा है। जिससे कि आज हालत ये है कि उन अंतरिक्ष में उपग्रहों के टकराने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके जो परिक्रमा करने का जो मार्ग था, वो काफ़ी सघन हो गया है, मतलब घना हो गया है। उनके बगल-बगल से एक उपग्रह के बगल से दूसरा उपग्रह अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है, अपने जो देश हैं जिन्होंने उन्हें भेजा है वहाँ पर सूचनाओं के लिए, उन्हें देने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञान ने उपग्रह भी बनाए, विज्ञान ने वाहन भी बनाए, विज्ञान ने बल्ब भी बनाए, हर चीज़ बनाई, लेकिन उससे होने वाला केवल उसने मोटा लाभ अर्जित किया, उसे पेटेंट कराया और मोटा मुनाफ़ा अर्जित करके वो किनारे हो गया। लेकिन उसके जो अंतिम दुष्प्रभाव थे, वो आम इंसान को ही अपने जीवन में भुगतने पड़े। तो इसलिए धर्म का जो सनातन का जो मानना है, वो यही है कि जो चीज़ आपके जीवन को अंतिम रूप से लाभान्वित न करे, तब तक आप ये ना माने कि वो आपके लिए लाभप्रद है। और जबकि विज्ञान आपके जीवन को केवल एक किसी परिस्थिति या समय विशेष पर लाभान्वित करता है, उसके बाद वो उसके दुष्प्रभाव ही देता दिखाई देता है। जिस प्रकार अगर एसी की बात करें, तो एयर कंडीशन जहाँ हमारे शरीर को अल्प लाभ देता है, जैसे हम कहीं गर्मी से आ रहे हों, तो हम एसी में बैठकर ये सोचते हैं कि बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही एयर कंडीशन में ज़्यादा बैठना आपको आपके शरीर के लिए तमाम तरह की बीमारियों का सूचक भी होता है। ये अलग बात है कि विज्ञान ने उसे प्रचारित नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एसी के दुष्प्रभाव की बात करेगा, तो एसी के जो बिक्री है उसमें काफ़ी कमी आएगी। और जैसा कि आज एयर कंडीशन लगाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर व्यक्ति जो घर में एसी लगाता है, वो ऐसा विचार करता है कि इससे उसका समाज में एक अलग स्टेटस बनेगा और उसे अभिजात वर्ग या धनी वर्ग में गिना जाएगा। लेकिन जब हम इससे होने वाले नुकसान की बात करते हैं, तो ज़्यादा एसी में रहने से आपकी मांसपेशियाँ खराब होने का डर रहता है। आपको हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आगे चलकर एक स्थायी रूप से आपके शरीर में दर्द बना रहता है। तीसरी बात ये कि ये लंग्स और फेफड़ों के लिए भी काफ़ी खतरनाक होता है। जो लोग एसी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन्हें कुछ समय के बाद लंग्स संबंधी समस्या भी होंगी, जिससे कि निपटना आधुनिक चिकित्सा जगत के भी हाथ में नहीं है। इसलिए हमारा कहना यही है कि हम
केवल उन चीज़ों को ही प्राथमिकता दें जो हमारे जीवन में अंतिम रूप से हमें लाभान्वित करें। हम केवल अल्प लाभ के लिए उन चीज़ों के पीछे ना भागें, जिसके हमारे जीवन में बाद में ज़्यादा ही दुष्प्रभाव देखने में आए। और इसीलिए हम ये कहने पर बाध्य हैं कि विज्ञान हमारे जीवन में अभिशाप के रूप में ज़्यादा विद्यमान है, और जो वास्तव में हमारे जीवन को आनंद और सुख प्रदान करता है वो केवल धर्म है, सनातन है।